अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था और आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को आज हम स्टार्ट करेंगे और उसको गो थ्रू करेंगे। बेसिकली एसएलओ नंबर 2 है हमारा इस चैप्टर का, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है हमारे पास ये। बाइनोमियल थ्योरम की बेसिकली हमारे पास अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम ऐसी एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं जहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हो और उसके दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन हम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इक्वेशन को, तो मान लीजिए इसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग of two terms connected by positive and negative sign is known as binomial theorem or expansion. तो आई होप ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। अब इसके हम एग्जांपल्स को थोड़ा गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या बेसिकली एग्जांपल्स होती है, किस तरह की फॉर्म्स होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास। तो उसको हम थोड़ा गो थ्रू करते हैं, आइडिया होगा आप लोगों को किस तरीके के हमारे पास बाइनोमियल हमारे पास टर्म्स होती हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई की पावर अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। ये भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई। इसी तरीके जैसे आप लोग सबने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो इसी तरह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सब ने आप सबने पढ़ा हुआ। तो ये एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ही एक्सपेंड हुई है। ये जो इक्वेशन एक्सपेंड हुई है, फॉर्मूले ओपन हुए हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हुए हैं। इसी तरीके से क्यूब का खोल देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये सारी बेसिकली एक्सपेंड हुई है बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ही एक्सपेंड हुई हुई है ये सारी जो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। इसी तरह हम पावर 4 हो 5 हो 6 हो, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से हम एक्सपेंड कर सकते हैं टर्म्स को। ठीक है, तो अब गो थ्रू करते हैं, देखते हैं थोड़ा और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी गो थ्रू करते हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है कि कोई भी पावर आपके पास आ जाए तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास जो है एक्सपेंशन की जाती है। इसको और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। इसे नीचे जो वो जनरल फॉर्मूला है उसके बाद हम बाद में करेंगे। ठीक है, जो नीचे वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है TR+1, ये जनरल फॉर्म है, इसकी बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये किस किस के लिए इंप्लीमेंट होता है। मेन जो है ऊपर वाला फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर है, तो इस तरह ओपन होता है ए की पावर n प्लस n1। ये जो हमारे पास इसलिए इस तरह लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम बाइनोमियल फॉर्मूले के थ्रू इसको गो थ्रू करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ए की पावर n आ गया, यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दिया प्लस n। अगर आप लोग को याद हो ये फॉर्म हम क्या कहलाते थे, हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती थी, एनसीआर का फॉर्मूला। अगर कॉम्बिनेशन का टॉपिक याद हो तो ये एनसीआर रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की पावर 2 - 1 बी, फिर 2 और 2 आ गया, फिर ए की पावर 2 - 2 बी की पावर हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला खुला हुआ है देखिए, अब मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हुई भी फॉर्म जनरल फॉर्मूला वो आगे चलता रहता है। यहाँ पर आके क्यों रुक गया, क्योंकि ए की पावर 2 - 2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए की पावर 0 का मतलब क्या, 1। तो एक कंडीशन तो ये है कि कहाँ पर स्टॉप होना है, कि अगर आपके पास ए की पावर 0 हो जाए तो इसके आगे आपने नहीं बढ़ना, क्योंकि इसके आगे हम बढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगी, ए की पावर नेगेटिव में चले जाएगी। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला बन गया N2 के। इसको कैलकुलेटर में निकालेंगे आप प्लस 2 आ जाएगा, तो प्लस 2, फिर ए की पावर 2 - 1 ए आ गया, फिर बी आ गया, और 2 और 2 की वैल्यू हमारे पास एनसीआर में 1 आती है। ठीक है, एनसीआर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले चैप्टर में। तो ये हमारे पास बन गया, और ए की पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो जो भी हमारे पास फॉर्मूला ओपन होते हैं वो सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ओपन होता है। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक फॉर्मूला ओपन करके दिखाया।
इसी तरह कोई भी पावर आ जाए, क्यूब आ जाए या किसी भी तरह की पावर आप लगा ले, तो इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो आता है हमारे पास पास्कल ट्राइंगल का। अब ये पास्कल ट्राइंगल क्या है? पास्कल ट्राइंगल के थ्रू हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स हमारे पास आते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ जो हमारे पास नंबर लिखा होता है कोफिशिएंट होते हैं। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जैसे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? ए स्क्वायर का 1 होगा, ए बी का 2 हो गया और बी स्क्वायर का 1 हो गया। इसी तरीके से आप फॉर्मूले में यहाँ गो थ्रू करें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप देखिए 1, 2 और 1 लिखा हुआ है। तो ये जो पास्कल ट्राइंगल है ये आपको कोफिशिएंट बताता है, ठीक है। तो पास्कल ट्राइंगल की स्टार्टिंग आप देखें ए प्लस बी की पावर 0, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा क्योंकि ए प्लस बी की पावर 0 1 के बराबर। इसी तरह ए प्लस बी की पावर 1 है तो ए प्लस बी ही रहेगा एक्सपेंशन में, तो ए के कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 1 आ गया। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया 1, 2 और 1, और इसी तरह सो ऑन। तो कोई भी पावर है उसके आप कोफिशिएंट लिख सकते हैं पास्कल ट्राइंगल के थ्रू, ठीक है। तो आई होप पास्कल ट्राइंगल ये क्लियर होगा। अब पास्कल ट्राइंगल को किस तरह बनाया जाता है, क्या चीज है, आपने शुरू की दो याद रखने हैं, जैसे कि ए प्लस बी की पावर 0 1 है और ए प्लस 1 की पावर 1 है, ये आपने याद रखना है। इसके आगे वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो आप खुद बना सकते हैं और आपके लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए प्लस बी की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, और ए प्लस बी की पावर 1, बस आपने इतना याद रखना है। ये याद रहेगा तो आगे वाले प्रोसेस करना और समझ आ जाएगा। अब जैसे अगला हमारे पास है ए प्लस बी की पावर 2, तो आपने क्या करना है, राइट और लेफ्ट पे 1 1 लिख देना है, ठीक है। अगर आप गौर थ्रू करें डायग्राम में भी राइट और लेफ्ट पे 1 1 है, तो राइट और लेफ्ट पे 1 1 लिख देना है आपने। और बाकी वैल्यूज कैसे आएंगी? ऐड होकर आएंगी। कैसे ऐड होकर आएंगी वो देखिएगा अभी गौर से। जैसे लेफ्ट और राइट पे मैंने 1 1 कर दिया गैप देके, अब जो मिडल वाली वैल्यू आएगी वो मेरे पास ऐड होकर आएगी। अच्छा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मिडल वाली वैल्यू कैसे ऐड होकर हमारे पास आएगी? मिडल वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया? 2 बन गया। अब एक और हम देखते हैं इसके आगे, ए प्लस बी का क्यूब देखते हैं। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग और एंडिंग 1 से, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पे 1 लिख दिया। अब वैल्यूज कैसे आएंगी? ऐड करके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया। इसी तरीके से मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, पेपर में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी की पावर 3 है, बताएं इसके कोफिशिएंट कितने होंगे, या ए प्लस बी की पावर 5 है। तो अगर आपको पास्कल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपके लिए बड़ा आसान होगा कोफिशिएंट निकालना, मुश्किल नहीं होगा, आपको पूरा फॉर्मूला नहीं ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह ए प्लस बी की पावर 4 अगर ले तो इसी तरीके से आप देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग 1 से करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया हमारे पास 4 बन गया, ये 3 + 3 हमारे पास 6 हो गया और 3 + 1 हमारे पास 4 हो गया। तो ये इस पास्कल ट्राइंगल का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा। अब ए प्लस बी की पावर 5 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 6 आ जाए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, कोई मुश्किल नहीं होगी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। अच्छा जी, अब जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को गो थ्रू किया ऊपर अभी, उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स को अभी गो थ्रू करना है। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने देखा है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अच्छा, अपने पास आप फॉर्मूला जरूर लिख लें बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ताकि अभी जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताऊं तो वो आपके लिए समझना आसान हो। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है द नंबर्स, the number of term in the expansion the number of term in the expansion is the of a plus b power n is n plus 1 term। अब इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है अगर a प्लस बी की पावर n है तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ओपन करूंगा, तो इसकी कितनी टर्म्स बनेंगी? n + 1 टर्म बनेगी। अब ये एग्जांपल देख लें, a प्लस बी की पावर 2 है, पावर क्या लिखी हुई है? 2। अब देखें ये ओपन किस में होगा, कितनी टर्म्स बन रही है? a² + 2ab + b, कितनी टर्म्स बन गई? 3। तो याद रखें जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म, जब आप टर्म ऑफ फॉर्मूला ओपन करेंगे या एक्सपेंड करेंगे तो आपकी हमेशा एक ज्यादा बनेगी। यहां भी देख लें, आप देखें पावर 3 लिखी हुई है लेकिन टर्म्स कितनी ओपन हुई है? 4। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको वर्कबुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा आपकी जो टर्म है वो एक्सपेंड हो जाएगी। पावर 2 है
तो एक्सपेंड कितनी होगी 3 टर्म, अगर पावर 3 है तो एक्सपेंड कितनी की जाएगी 4 टर्म्स तक। अच्छा ए प्लस बी की पावर अगर m है, ठीक है, तो m+1 होगी टर्म्स, ठीक है, ए प्लस बी की पावर m है तो हमारे पास कितनी टर्म ओपन होगी m+1। अच्छा इसके अंदर अगर थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाए, ए प्लस बी की पावर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर m, और मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्थ और जो फिफ्थ टर्म है वो बराबर है, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको पास पेपर के अंदर भी दिखेगा, ए प्लस बी की पावर m और मैंने कहा फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो है वो इक्वल है, आर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास कितनी टर्म्स खुलेंगी, अब हमारे पास खुलेंगी m टर्म, m+n नहीं खुलेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा फोर्थ और फिफ्थ टर्म बराबर है, तो इसका मतलब ये एक कंसिडर होंगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी ये वाली बात, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास m टर्म है तो ओपन कितना होना चाहिए था m+1, लेकिन उसने कहा चौथी और पांचवी टर्म, देखिए m कितना भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर m आएगा, m+1 नहीं आएगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपको पास पेपर के अंदर भी दिखेगा। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर होंगे चीजों के अंदर तो फिर किसी भी तरीके से सवाल पूछ ले जाए आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास पावर 10 होती तो इसका आंसर हमारे पास 10 ही आता, क्योंकि चौथी और पांचवी टर्म बराबर है तो वो एक कहलाएंगी। टोटल कितनी होनी चाहिए थी टर्म्स, 11 ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन दो टर्म एक के बराबर हो गई तो 10 टर्म हो गई। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। वर्कबुक को आप सॉल्व करें, पास पेपर के वर्कबुक को, ताकि आपकी और क्लियरिटी हो चीजों में। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, इन द सक्सेसिव टर्म इंडेक्स ऑफ ए डिक्रीज बाय 1 एंड इंडेक्स बी इंक्रीज बाय 1। अब इसका क्या मतलब है, जो हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो वो ए प्लस बी की पावर एन होता है, जनरल फॉर्म हमने ऊपर भी फॉर्मूला दिखाया, ए प्लस बी की पावर क्या था, एन था हमारे पास, ठीक है। मैं एक बार फिर ले जाता हूँ आपको सवाल के उस फॉर्मूले के ऊपर, अगर आप फॉर्मूले को देखें तो क्या ए प्लस बी की पावर है, तो ये टर्म मुझे ये कह रही है कि जो ए की पावर है ना वो आप देखें डिक्रीज हो रही है। ए की पावर क्या लिखी हुई है, एन लिखी हुई है, फिर लिखी हुई है n-1, फिर आगे बढ़ेंगे तो n-2 हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो n-3 हो जाएगी। इस तरह n की पावर डिक्रीज होती रहेगी, ए की पावर सॉरी डिक्रीज होती रहेगी, और b की पावर इंक्रीज होती रहेगी। पहली टर्म में देखिए b है ही नहीं, मतलब b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 आ गया, फिर आगे बढ़ूंगा तो b की पावर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो इस लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये है कि a जो है वो डिक्रीज होता रहता है बाय 1, और b जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता रहता है बाय 1, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है, कि ए डिक्रीज होता है और बी हमारा इंडेक्स इंक्रीज होता है। अगर 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 फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ आ जाए बी प्लस ए की पावर एन, तो फिर बी डिक्रीज हो रहा होगा, ए इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो पहला है आपके पास टर्म होगी उस वो बेसिकली डिक्रीज होगा, और दूसरा वाला इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द सक्सेसिव, अब मैं आपको कोफिशिएंट बता रहा हूँ, कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो नंबर, तो कोफिशिएंट हमारे पास एक टर्म के कौन कौन से होते हैं, तो अगर आप फॉर्मूले में गो थ्रू किया हो आपने पास, तो कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा, फिर NC1 होगा, या इसको n और नीचे 1 लिख दे, बात एक ही है, दोनों चीजें सेम है, तो इस तरह भी लिख दे, या जैसे फॉर्मूले वैसे लिखते को, तो NC2। तो आपके पास अगर आप नोट डाउन करें, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग रहा है, कॉम्बिनेशन का लग रहा है, NCR का फॉर्मूला लग रहा है, वो सारे मुझे नंबर्स देंगे, तो वो बेसिकली मेरे सारे कोफिशिएंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, वो सारे मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3, ठीक है। इसी तरीके से इसकी एंडिंग हमेशा कहाँ होती है, हमारे पास 1 पर होती है। अच्छा मैं 1 लिखना शायद भूल गया, मैं 1 लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये सारे इसके कोफिशिएंट हैं। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ही देखें तो स्टार्ट 1 पे हो रहा है कोफिशिएंट, एंड भी 1 पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं हमारे पास। तो आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी, कोफिशिएंट वाली बात। तो कोफिशिएंट जो होते हैं वो एनसीआर से हमारे पास कोफिशिएंट आते हैं, यहाँ पर एंड में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो याद रहे जो भी आप फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पे 1 होता है, ठीक है। ये भी सवाल हो सकता है आपसे।
ए स्टार्टिंग एंड फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी की पावर 3 दे दे या ए प्लस बी की पावर 10 दे दे, और सवाल आ जाए ऐड द फर्स्ट एंड द लास्ट कोफिशिएंट, तो अब आप पूरा फॉर्मूला खोलने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहला और आखिरी कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चले पॉइंट नंबर 4, ए एंड बी इज इक्वल टू 1। अगर ए और बी हमारा बराबर है तब हम क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है, तब हमारे पास एक्सपेंशन क्या बन जाएगी वो देखना है। ए और बी बराबर है मतलब क्या बन जाएगी, 2 की पावर n बन गया हमारे पास। अब 2 की पावर n बन गया तो ये हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से, ए और बी तो 1 है, तो फॉर्मूले में जहां ए और बी होगा वो तो 1 हो जाएगा, और कोई भी पावर 1 को तो आप पुट कर दे तो वही चीज रहती है, तो इस पे तो अफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास सारे कोफिशिएंट की फॉर्म बन जाएगी, सारी कोफिशिएंट वाली फॉर्म बनकर आ जाएगी। देखते हैं वो किस तरीके से आएगी। ठीक है, ए और बी तो 1 हो गया हमारे पास, तो कोई भी पावर दे दे 1 ही रहेगा वो। तो 1 + n1 आ गया हमारे पास, फिर +n2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे ये मूव करता रहेगा हमारे पास, क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट बच जाएंगे, सारे वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। आई होप ये वाले पॉइंट्स आप लोग को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होंगी तो ये आप लोग को आगे के सवाल समझ आएंगे। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंड। हम देखते हैं किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। तो एक्सपेंड x + y की पावर। अच्छा, बाकी बुक से क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। कराची बोर्ड की, सिंध बोर्ड की बुक से मैं आप लोग करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है पंजाब बोर्ड की बुक की जो भी बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल है उससे जरूर ट्राई करें, प्रैक्टिस करें इस टॉपिक की। एक्सपेंड x + y की पावर 5, तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम सिंपली। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a + b की पावर n। फॉर्मूला किस तरह की फॉर्म में होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, a + b की पावर n बराबर हमारे पास आ जाएगा a की पावर n के, फिर हमारे पास NCR आ जाएगा NC1, फिर a की पावर हमारे पास आ जाएगा n-1, a हमारा डिक्रीज होता रहेगा, b इंक्रीज, तो n और 2, फिर a की पावर n-2 और b की पावर 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फॉर्मूला हमारा मूव करता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, प्रीवियस जो मैंने चीज़ें बताई आप लोगों को। अब इसमें a बराबर है, अगर a को हम कंपेयर करें तो a किसके हमारे पास इक्वल होगा, a हमारे पास इक्वल हो जाएगा x के, और b बराबर है y के, और n हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये चीज़ आई होप क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, हम वैल्यूज को पुट करना है एक एक करके। तो ए, बी और एन तीनों चीज़ें बता दी गई हैं आप लोग को। आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको पहचान होना जरूरी है कि ए क्या है, बी क्या है और एन क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा एक्स, एक्स की पावर 5, फिर 5 1, फिर एक्स की पावर 5 - 1 हो जाएगा हमारे पास, और बी की जगह वाई आ जाएगा, इसे 5 और 2, एक्स की पावर 5 - 2। अब कहाँ तक ओपन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने ये बताया था कि ए की पावर अगर 0 हो जाएगी तो वहां पे स्टॉप कर दे। दूसरा एक और क्या है, पावर क्या लगी हुई है 5, तो कितनी टर्म्स ओपन होंगी, 6 टर्म्स ओपन होंगी। तो हम इससे भी देख सकते हैं कि 6 टर्म ओपन हो गई तो वहां पे भी रोकते हैं। बाकी सिंपल चीज़ है, ए की पावर यहाँ पर ए एक्स के बराबर, तो एक्स की पावर जब 0 हो जाएगी, जैसे कि अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स की पावर बन जाएगी एक्स की पावर 5 - 5, तो ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। एक्स की पावर 5 तो हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। बाकी हमें एनसीआर जैसे 5 और 1 को सॉल्व करना है, 5 और 2 ये सारे हमारे कोफिशिएंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया वीडियो के अंदर पहले ही कि ये सारे हमारे एज अ कोफिशिएंट कंसिडर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आप क्लियर। तो एक्स की पावर 5 हमारे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर हम 5C1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल एक्स की पावर 4 हो जाएगी, बी एज इट इज आ जाएगा, और 5C1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +5 एक्स की पावर 4 और बी, फिर 5C2 हम सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, तो 10 आ जाएगी, तो x³ b²। इसी तरीके से 5C3 भी हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर 10, तो 10 x की पावर 2 और b³
ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट हमारे पास है 5c4, x की पावर 1 हो जाएगी और b की पावर 4 हमारे पास आ जाएगी। तो 5c4 की वैल्यू देख लेते हैं कैलकुलेटर में हमारे पास क्या आ रही है। तो ये आ गई हमारे पास 5, x की पावर 1 और b की पावर 4, और लास्ट हमारे पास 5c5, तो ये 1 हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि कोफिशिएंट स्टार्ट 1 से होगा और एंड भी 1 पर होगा, तो यही हुआ आपके सामने, स्टार्टिंग भी 1 से हो रही कोफिशिएंट की, एंड भी 1 से हो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरीके के बुक में और भी क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी जो आसान है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये तो बेसिकली दो वेरिएबल ऐड हो रहे थे, पावर थी। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल आ जाए, कंप्यूट 1.01 पावर 9 बाय मीन्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, या बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर तो दो हिस्सों में ब्रेक ही नहीं हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास बाइनोमियल में क्या, हमारे पास डेफिनेशन दी, दो फॉर्म्स है, टर्म्स ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उस पर उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। ये इसको करेक्ट टू थ्री से मैंने सॉल्व करना है। अब 1.01 की पावर 9 अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रही है उस तरह की वैल्यू में लाए, 1.09365855273 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये इस कैलकुलेटर में वैल्यू आपको दे रहा होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, दो हिस्सों में हम ब्रेक कर देंगे, 1.01 को ब्रेक करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो 1 + 0.01 की पावर 9 में ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है a किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसी तरह b बराबर हो गया 0.01 के, और n जो बराबर आ गया हमारे पास 9 के। अब a की पावर कुछ भी हम इनपुट करते रहे 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आता है, a की पावर n, तो a या 1 के बराबर, तो 1 की पावर 9, तो 1 की पावर 9 तो 1 के बराबर ही रहना है, कोई इस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ तो आप लोगों को क्लियर होगी। कोई भी हम पावर रखते हैं की पावर 1 की पावर तो वो सेम रहनी है, तो इससे ज़रूरत नहीं कि मैं हर स्टेप में 1 की पावर लिखता रहूँ। ठीक है, और मुझे ये पता है कि पावर 9 है तो इसका मतलब मुझे 10 तक जाना है, 10 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि a की पावर 0 कब हो रही है कब नहीं हो रही। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1, ज़रूरी नहीं हम a की पावर 9 और a की पावर 1 लिखते रहें। ठीक है, बार बार, तो इस पर थोड़ी कन्फ्यूजन भी आ सकती है कि बार बार हम पावर लिख रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि 1 ही रहने देते हैं, या इसको 1 भी हटा देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब इसको फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास a की पावर n आ गया, फिर 9c1, फिर 1 आ गया 0.01। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहाँ तक ओपन करें, 10 टर्म तक लेके जाए। देखिए, जब भी आपके पास पॉइंट वाला सवाल आ जाए ना, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे भी काम चल जाता है, तो इसको जरूरी नहीं है आप इसको 10 टर्म तक ओपन करें, क्योंकि 1.01 है ना, इसके आंसर क्या आ रहा है, 1.09638 आ रहा है। तो मैं इसको 3 से 4 टर्म तक ओपन करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये पॉइंट वाले सवाल के अंदर सिर्फ कर सकता हूँ। सही है, तो 3 से 4 टर्म तक भी ओपन कर देंगे तो काम बन जाएगा, ये ऐसे सवाल में जब पॉइंट वाला सवाल। लेकिन जब पॉइंट वाला नहीं होगा, इसके बाद हम पॉइंट के बगैर वाला सवाल देखेंगे, कोई होल नंबर देखेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, उसमें हमें पूरा ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्यूरेट आती है। जैसे अगर 4 का स्क्वायर है 16 है, तो उसको पूरा मुझे ओपन करना पड़ेगा 3 टर्म्स तक, तभी 4 का स्क्वायर 16 एक्यूरेट वैल्यू आएगी। इसमें अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि a की पावर 0 तक हम लेके जाएं इसको, हम इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, a की पावर मतलब a की वैल्यू या 1 है, तो 1 की पावर 0 भी 1 के बराबर ही हमारे पास है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3 से 4 टर्म्स तक ओपन करेंगे, और उसके ओपन करने के बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर करेक्ट टू 3 डेसिमल कर देंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर इसके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, और वही कंसिडर किया जाएगा, कोई इस पर गलत नहीं होगा। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसकी कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू तो हमारे पास 1 ही है, इसके बाद 9c1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.01 से हमारे पास तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है 9c1 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मतलब 0.09, फिर हमारे पास 9c2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0036।
लास्ट हमारे पास 9c3 मल्टीप्लाई बाय 0.01 की पावर क्यूब। ठीक है, अब इसकी क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेटर से, क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.00040 है, फिर 84। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसी तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एट दी एंड हमें 3 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर लिखना है। ठीक है, याद रखिए 3 डेसिमल प्लेस तक करना जरूरी है, जो कहा गया उसके मुताबिक हमें जवाब देना है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं कैलकुलेटर के अंदर, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, क्या इसकी इक्वल ही वैल्यू आ रही है या डिफरेंट आ रही है। तो 1 प्लस 0.09 प्लस 0.0036 प्लस 0.4084, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.093684, ये वैल्यू आ रही है। देखें, अब देखें हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना। 3 डेसिमल प्लेस कहाँ पे एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। 3 के बाद नंबर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब आगे मैं एक ऐड कर दूंगा, राउंड ऑफ वाले रूल्स आपको पता होंगे, तो यहाँ पे +1 कर दूंगा, तो फाइनल आंसर है 0.94 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विदाउट पॉइंट वाला। एक और क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, लेकिन हम पॉइंट वाले होल नंबर लेंगे। हम 11 हम नंबर ले रहे हैं यहाँ पर 11 की पावर 5। देखिए इसके अंदर हमें पूरी एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी। पॉइंट्स वाली में हम अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं। जैसे 11 की क्यूब अगर देखें तो 1331 होता है। ठीक है, तो हमें एक्यूरेट ही आंसर चाहिए, तो हमें पूरी एक्सपेंशन ओपन करने मतलब 6 टर्म्स को ओपन। जैसे 11 की पावर 5 161051 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो पूरी एक्सपेंशन ओपन होगी, 6 टर्म तक ओपन करेंगे तभी हमारे पास ये एक्यूरेट आंसर आएगा, वरना एक्यूरेट नहीं आएगा होल फॉर्म में। तो इसीलिए इसको हमें पूरी तरीके से ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1+10 में इसको ब्रेक करेंगे, पावर 5 हो गई हमारे पास, ए बराबर हो गया 1 के और बी बराबर हो गया 10 के। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सारी वैल्यूज को इनपुट करते हैं जल्दी से। ये हमारे पास ए की पावर n था, तो 1 की पावर 5c1, फिर 1 की पावर 4 10 और 5c2 1 की पावर 3 10 स्क्वायर, फिर 5c3 हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 2 और 10 की पावर 3, सॉरी 1 की पावर 2 हो जाएगी 5 में 2 और 10 की पावर 3, फिर हमारे पास 5c4 1 की पावर 1 और 10 की पावर 4। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास रह गया 1 की पावर 0 हो जाएगी, 1 के बराबर ही होती, तो वो मतलब वो लास्ट हमारा 6 टर्म है हमारे पास, 5c5 आ गया और ये 10 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर से हमने वैल्यूज निकालनी है, इसको ऐड ऑन करना है और हमारे पास फाइनल आंसर यही आएगा 1611051, यही आंसर आएगा। तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया, 5c1 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 की पावर 4 तो 1 के बराबर ही, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 50 आ गया हमारे पास। फिर 5c2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, 1000 हमारे पास आ गया है। फिर 5c3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्यूब, फिर हमारे पास कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स और रह गई हैं, इसके बाद हम ऐड करेंगे और हमारा एक्यूरेट आंसर यही आ रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गए 50,000 आ गए। फिर लास्ट हमारे पास रह गया, लास्ट टर्म रह गई 5c5 का 1 ही आएगा, तो 10 की पावर 5 को ही सॉल्व करना है हमें इसके अंदर सिर्फ, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी हमारे पास। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास एक्यूरेट यही वैल्यू आएगी 161,051। तो इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर से। ये हमारे पास आंसर आ गया 161,051। आप लोग भी साथ साथ ट्राई करें ताकि आपको भी आइडिया हो चीज़ों का। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली मैच कर गया। तो पॉइंट्स वाली वैल्यू में हम अप्रॉक्सीमेट आंसर भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन इसके अंदर हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। अच्छा जी, अब एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो वो ये जनरल फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कब काम आता है, ये फॉर्मूला हमारे पास काम आता है जब हमें एक्सपेंशन में से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी। अब फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर 100 है, अब वो किसी ने आपसे कहा कि भाई मुझे 50th टर्म निकाल के दे दें, तो आप पूरा a प्लस बी की पावर 100 है तो आप क्या 101 तक पूरी टर्म्स ओपन करेंगे और फिर 50th टर्म बताएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। या आप 50 तक जाएंगे और फिर बताएंगे 50th टर्म का।
तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है कि हम पूरी एक्सपेंशन में से कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकाल लें, दूसरी, तीसरी, 20th पोजीशन पे, 30th पोजीशन पे, तो जो भी एक्सपेंशन जितनी ओपन हो रही है उसके अंडर नम जितनी भी कोई भी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हेल्प करता है। टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करता है कि हम एक्सपेंशन में से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ काम आता है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ये बार 2/3x माइनस 3/2 की पावर 10। पहली टर्म ए हो गई, दूसरी टर्म बी हो गई, और 8th टर्म निकालनी है। अच्छा, टर्म जो निकालनी है वो 8th टर्म है। फॉर्मूला हमारे पास था टी आर प्लस वन। तो आर की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर प्लस वन। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 8th टर्म। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी, क्योंकि आर की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो 7 + 1 क्या बन जाएगा मेरे पास, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम 7 पुट करेंगे, ये हमारे पास ए हो गया। अच्छा, बी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, -3/2 पुट की जाएगी, और ये एन हो गया। ठीक है, एन हमारा बराबर हो गया 10 के, आर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आर मैंने आपको बताया जो 8th टर्म है हमारे पास, उसी से हम पता लगेगा कि एक टर्म पीछे कर देंगे, जो टर्म निकालनी है उसे एक नंबर पीछे कर दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, आर कहलाएगा। तो आर हमारे पास हो गया 7 के बराबर। ठीक है, तो आर 7 हो गया। ए हमारा 2/3x, बी हमारा -3/2 के, और जो है एन बराबर हो गया हमारे पास 10 के। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को हमने पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला शीट के अंदर आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना इसका। इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज को, तो ये आर की जगह 7 आ जाएगा, तो ये टी 8 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास 7 + 1, और 8 टर्म ही फाइंड आउट करनी है, तो ये आ गया एन सी आर, तो 10c7 आ गया, 2/3x की पावर 10 - 7, फिर हमारे पास आ गया -3/2 की पावर 7। अच्छा, अब सिंपल हम पहले नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 10c7 को कैलकुलेट करते हैं, तो 10c7 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 120, फिर 10 - 7 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास, 8 होता है, और 3 की पावर 3 27, और x के ऊपर ही पावर लग जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, इसी तरीके से -3/2 की पावर जो है 7 है, ये ऑड पावर है, इसका मतलब नेगेटिव रहेगा। तो इसको आप सिंपल 3/2 की पावर 7 को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी -2187 डिवाइडेड बाय 2 का जो पावर 7 आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 128। नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस को स्टार्ट में अब क्या करना है, ऊपर न्यूमिनेटर का सॉल्व करते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 187। ठीक है, माइनस आ जाएगा शुरू में, x की पावर 3 एसेटिव रहेगा, उसी को सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सके, तो ऊपर न्यूमिनेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2187। ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 27 मल्टीप्लाई बाय 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, और x³ एडिटिव आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसको फ्रैक्शन में रहने दें, पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इसका आंसर फ्रैक्शन में लिखा जाता है, लेकिन लिख भी दे तो गलत नहीं है, मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1215 डिवाइड बाई 2 x की पावर 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा, किस तरीके से पर्टिकुलर टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास था 8 टर्म फाइंड, अगर हमारे पास लिखा हुआ आता है लास्ट टर्म निकाल के दिखा दें, तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फाइंड द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर क्या 10, तो लास्ट टर्म क्या होगी, 11th टर्म होगी, याद रखिएगा, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, 11 बनेंगी। पावर 10 है तो n+1 मतलब 10 + 1 11, तो लास्ट टर्म 11 होगी। इसका मतलब मुझे 11th टर्म निकालना है।
11 टर्म निकालना है, इसका मतलब आर क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब आर 10 के बराबर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। ए बराबर 2x के, बी बराबर -1/y के। जल्दी क्विकली इसको पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 10c10 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम NCR, तो 10c10 बन गया जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर a की पावर, a हमारे पास है 2x, 10 - 10 हो गया, b के -1/y की पावर 10। ठीक है, अब सिंपल 10c10 1 के बराबर हो गया, और ये 10 की पावर 0 ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। सॉरी 2x की पावर 0, 10 - 10 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा, पावर इवन है तो नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1/y की पावर 10, तो 1/y की पावर 10 आंसर हो गया। आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, मिडिल टर्म किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें मिडिल वैल्यू निकालनी है एक्सपेंशन के अंदर, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि मिडिल वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मिडिल वैल्यू का जब भी सवाल आएगा मिडिल टर्म निकालने का, तो हमें याद रखिएगा पावर को ज़रूर दिखेगा। अगर पावर इवन है, जैसे b - 2c की पावर 3 पावर 6 है, अगर आपकी पावर इवन होगी तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास n+2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला बनेगा। उससे हमें पता चलेगा कौन सी टर्म निकालनी है, मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, n+2 डिवाइड बाय 2th। तो ये हमें बताएगा कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला नहीं गिवन होगा, ये आपको याद होना चाहिए इवन टर्म निकालने का। अगर इवन पावर होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और ये वाला फॉर्मूला से मिडिल टर्म अगर पूछी जाएगी जब भी हमें यूज़ करना है। ऑड के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, तो ये हमारे पास हो गया 6+2 डिवाइड बाय 2th, तो ये हमारे पास बन गया 4 टर्म, मतलब 4 टर्म निकालना है। इसका मतलब आर हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, आर = 3 हो गया, बी हमारे ए बराबर हो गया b के, और -2c/3 के। तो सिंपल हम इसको पुट कर देंगे जल्द क्विकली। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया हमारे पास। अब सिंपल अप्लाई करते हैं। 6c3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 633 की वैल्यू हमारे पास आएगी 220, और b की पावर 3, और फिर क्योंकि पावर ऑड है तो इसलिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट में ही लिख देते हैं नेगेटिव को, माइनस साइन को। अब हम अप्लाई करेंगे क्यूब, तो ये बन जाएगा 8/27 c की पावर 3। अब 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और डिवाइड कर देंगे 27 से, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, और b की पावर 3 और c की पावर 3 एडिटिव रहेगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, -160/27 b³ c³। अब हम क्वेश्चन देखते हैं ऑड पावर का। जब ऑड होगा तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑड पावर के अंदर। तो ऑड पावर के अंदर हमें जो है 2 फॉर्मूले यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं ऑड पावर के अंदर। वो कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं हमारे पास ऑड पावर के अंदर, उसको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूले हमारे पास। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास बनता है ऑड पावर का। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम इसमें ऑड पावर के फॉर्मूले में आपको बताता हूँ। तो इस पर क्वेश्चन हमारे पास है x³ + 1/x² की पावर 7 ऑड पावर आ गई। तो यहाँ पर 2 टर्म्स निकलेंगे, मतलब 2 आंसर निकालने पड़ेंगे 2 टर्म्स के। एक फॉर्मूला बनता है n+1 डिवाइड बाई 2, एक है n+3 डिवाइड बाई 2। मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आपने खुद ट्राई करना है। तो ये 7+1 ये आ गया 4th टर्म, तो इसकी भी 4th टर्म निकालनी है। तो सिंपली हमारे पास R3 हो गया, तो T4 निकालना है हमारे पास। तो हमारे पास ये बन गया 7c3, फिर हमने x की पावर 3, 7 - 3, फिर 1/x² की पावर 3। अब 7c3 को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 35। अब x की पावर 3, ये देखिए 7 - 3 करूँगा 4 हो जाएगा, तो 4 3 से हमारे पास 12 हो गया। इसी तरीके से ये पावर 3 लिखी हुई है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स मल्टीप्लाई होती, तो ये 1/x6 हो गया। अब दोनों की बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बेसिकली इंडाइसिस का बेसिक रूल है कि जब बेस सेम होती है और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये आ जाएगा 35x की पावर 12 - 6, क्योंकि बेस सेम है डिवाइड, तो ये आ गया 35x की पावर 6। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका हमने एक n+1 डिवाइड बाई 2 सॉल्व किया। आप सॉल्व करें n+3 डिवाइड बाई 2, तो 7+3 हो जाएगा 5th टर्म। तो आपको 5th टर्म निकालें। तो याद रखें ऑड अगर पावर होगी तो 2 वैल्यूज निकलेगी, 2 टर्म्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब जो हम 3 क्वेश्चन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म
द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक्स के, इसको सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब एक्स नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको आर की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसको फॉर्मूले में इनपुट कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आया, किस तरीके से सॉल्व करना है इसको समझ लें। यहाँ पर इंडिपेंडेंट मतलब एक्स नहीं चाहिए, तो हमने 2x की पावर 9 माइनस आर लिख दिया। इसी तरह 1/x² की पावर हमारे पास आर आ गया। अब ये 2x की पावर 9 माइनस आर लिखा है, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, दोनों को अलग अलग लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, एक्स को सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। तो 2 की पावर 9 माइनस आर कर लिया, एक्स की पावर 9 माइनस आर अलग कर दिया, और इसी तरह यहाँ हो जाएगा हमारे पास आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x की पावर 2r आ गया, और 1 के ऊपर भी आर लगा देंगे। अब ये जैसे मैंने बताया बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। तो ये आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, 2 की पावर 9 माइनस आर, एक्स की पावर 9 माइनस आर माइनस 2r। जब भी क्वेश्चन आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए, या किसी भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ ए कह दे, हो सकता है सवाल में ए हो, इंडिपेंडेंट का मतलब ये आपको नहीं चाहिए, एक्स की वेर फॉर्म आपको नहीं चाहिए एट द एंड आंसर में। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म की पावर होगी, 9 माइनस आर माइनस 2r बन रही, अपने आर को सिंप्लीफाई के ये बनी, इसको हम बराबर ले लेंगे 0 के। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अभी 9 माइनस आर माइनस 2r को बराबर ले लेंगे 0 के। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है 3, तो हम आर की जगह क्या पुट करेंगे, 3, और जैसे ही हम आर की जगह 3 पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्स खत्म हो रहा होगा, देखेंगे ये हो गया 2 की पावर 9 माइनस 3। यहाँ पर अब गौर से देखें, आर की जगह 3 रखूँगा, इसकी जगह 3 रखूँगा, ये बन जाएगा 2 3 6, तो -3 और -6 -9, तो 9 माइनस 9 हो गया। तो किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर बन गई, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्स खत्म हो गया, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास उसमें एक्स नहीं आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर बन गया, टर्म आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट सही है, तो 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंट का, कि किसी भी वेरिएबल के इंडिपेंडेंट कहेगा तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जिसके अंदर हमारे पास थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, तो ये वर्डिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। एक सवाल आएगा इन्वॉल्विंग का, एक सवाल आएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो हम इन्वॉल्विंग वाला सवाल देखते हैं। द टर्म इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व मतलब टर्म के अंदर ये चीज़ आ रही होगी, ए की पावर 8 इन द एक्सपेंशन। हमें वो वाली टर्म बतानी जिसके अंदर ए की पावर 8 आ रही है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से हमें आर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया, आर को आर ही पुट किया, तो यहाँ पर भी यही करना है, आर की जगह आर पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2r बन जाएगा मेरे पास, ए की पावर 24 माइनस 2r, और नीचे वाला 2r होके भी माइनस 2r ही बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 2r ऊपर, जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर में आ जाएंगे, तो इसको हम वापस से इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा ए की पावर 24 माइनस 2r और -1 की पावर आर, क्योंकि हमें नहीं पता आर इवन आएगा कि ऑड आएगा, इसलिए -1 के ऊपर भी मैंने आर लगाया हुआ है। अगर ऑड आएगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इवन आएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए -1 के ऊपर आर रहेगा, ठीक है। अब जब इन्वॉल्विंग ए की पावर 8 आएगा तो हम क्या करेंगे, जो ए की पावर है उसको बराबर ले लेंगे 8 के, वहाँ पे क्या कहते हैं 0 के, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था, इसलिए 0 के बराबर। यहाँ कह रहा है ए की पावर 8, तो ए की जो पावर है उसके बराबर ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम आर की निकालेंगे, और आर की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे ऑटोमेटिकली ए की पावर 8 ही बन रहा होगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि ए की पावर 8 बन रहा होगा। तो 2r और 2r आपके पास बन जाएगा -8 और -8, ये बन गया -16, तो 24 -16, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास बन गया ए की पावर 8। बाकी अब सिंपल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 12c4 फाइंड आउट कर लेंगे, और ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पर -1 की पावर आर -1 रह गया था, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि आर जो है इवन पावर आया, तो ये 1 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 495 ए की पावर 8, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोग को क्लियर होगी, किस तरीके से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन देखा हमने, इन्वॉल्विंग वाला गो थ्रू किया। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे पास आता है कोफिशिएंट निकालना होता है किसी पर्टिकुलर
वेरिएबल का कोफिशिएंट बताना होता है कि कोफिशिएंट बेसिकली क्या है। तो इसको गो थ्रू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। मुझे कोफिशिएंट का वेरिएबल का, तो मुझे एक्स के कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट में क्या किया था मैंने, पावर को 0 के बराबर लिया, इन्वॉल्व में a की पावर 8 मैंने बराबर ले लिया 8 के। यहाँ पर कोफिशिएंट चाहिए x और x की पावर क्या 1 है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया। जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है x की को सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि कोफिशिएंट x का चाहिए मुझे। तो जहाँ जहाँ सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 2r और ये बन जाएगा r मेरे पास यहाँ पर माइनस हो जाएगा और a की पावर 2r एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 माइनस 2r माइनस आ रहा है, इसको बराबर लूँगा 1 के, ठीक है, क्योंकि इन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 जो है उसका कोफिशिएंट चाहिए। तो x की यहाँ पे पावर क्या 1, अगर यहाँ x की पावर 2 लिखी होती, लिखा आता था कोफिशिएंट x पावर 2, तो मैं इक्वल टू 2 के लेता, ठीक है। ये चीज़ आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो r की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 10 माइनस 3r। तो ये हो जाएगा मेरे पास r की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो याद रहे अगर x की पावर 5 लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो इस पूरी फॉर्म को पावर को बराबर ले लेंगे 5 के। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू आ गई 3। तो अब सिंपल हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिएगा x ही आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। 10 की पावर ये देखें 3 to the 6 और ये माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 10 की पावर 1 बन गया। 10 माइनस 9 1 के बराबर, तो ऑटोमेटिकली x ही बन रहा है। ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो 5c3 को सॉल्व करते हैं हम। इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर 5c3 का वो आ रहा है 100x a की पावर 6। तो उससे कोफिशिएंट पूछा है तो हम कह सकते हैं 10 a की पावर 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा और बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमारा सेकंड SLOB एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट SLOB रहेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।